थे। 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र का वैसा कोई वजूद नहीं था जैसा हम आज समझते हैं। वहां ज्यादातर राजशाही थी। यानी जहां सिर्फ राजा का हुक्म चलता था। जी हाँ, बिल्कुल, राजा का हुक्म चलता था। और भाषा या संस्कृति के आधार पर लोगों का एक साथ आना जरूरी नहीं समझा जाता था। और ये बात हमें समझनी होगी कि राष्ट्र कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में बन जाए। ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। सामाजिक, आर्थिक और यहाँ तक कि जो भाषाई संघर्ष होते हैं ना, उन सब का एक लंबा नतीजा होता है ये। किसी भी नक्शे पर ठोस लकीर खींचने से पहले उस लकीर का लोगों के दिलों में खिंचना जरूरी होता है। बहुत सही बात कही आपने। तो चलिए इसको वहीं से शुरू करते हैं जहां से सबसे पहले इसकी कल्पना शुरू हुई थी। 1848 में फ्रेडरिक सोर्यू नाम के कलाकार ने एक बहुत ही मशहूर चित्र बनाया था। इस चित्र में ना दुनिया भर के लोग एक लंबी कतार में अपने अपने झंडे और जो उनकी राष्ट्रीय पोशाक होती है वो पहने हुए एक साथ चल रहे हैं। हाँ, और वो चित्र देखने में बड़ा ही प्रभावशाली लगता है। हाँ बिल्कुल, वो सब एक स्वतंत्रता की मूर्ति की तरफ बढ़ रहे हैं और जमीन पर उन्होंने निरंकुश राजशाही के अवशेष यानी टूटे हुए ताज और जंजीरें बिखरी हुई दिखाई हैं। ये एक तरह का यूटोपिया था, एक ऐसा कल्पनादर्श जिसे देखकर लगता है कि सभी देशों ने लोकतंत्र अपना लिया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि जब सोर्यो ने ये चित्र बनाया था ना, तब जर्मनी जैसे कई देश एक संयुक्त राष्ट्र थे ही नहीं। वहां के लोग बस एक उम्मीद का झंडा उठाए चल रहे थे इस चित्र में। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि उस दौर में इस बात पर बहुत गहरी बहस चल रही थी कि आखिर एक राष्ट्र होता क्या है, मतलब उसकी परिभाषा क्या है। सही में लोग तय नहीं कर पा रहे थे क्या? बिल्कुल। उस समय के कई जो विद्वान थे वो मानते थे कि राष्ट्र सिर्फ एक समान भाषा, धर्म या नस्ल से बनता है। लेकिन 1882 में अर्न्स्ट रेनन नाम के एक विश्लेषक ने सोरबन विश्वविद्यालय में एक भाषण दिया और इस मुद्दे को पूरी तरह बदल कर रख दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि नस्ल या भाषा किसी राष्ट्र की बुनियाद नहीं हो सकती। तो उनके हिसाब से बुनियाद थी क्या? उनके मुताबिक राष्ट्र एक लंबे प्रयास, आपसी त्याग और एक साझा इतिहास का नतीजा होता है। उन्होंने इसे एक रोज होने वाला जनमत संग्रह कहा, यानी कि एक डेली प्लेबिसाइट, एक ऐसी चीज जिसे हर दिन साबित करना पड़ता है। अरे वाह, रोज होने वाला जनमत संग्रह, ये शब्द बहुत गहरा है। इसको मैं एक थोड़ी आसान एनालॉजी से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, एक राष्ट्र ना किसी कॉलेज के ग्रुप प्रोजेक्ट की तरह नहीं होता। ग्रुप प्रोजेक्ट की तरह? हाँ, मतलब जहाँ लोग किसी असाइनमेंट के लिए एक रात के लिए मिलते हैं, रात भर काम करते हैं और सुबह होते ही अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। रेनान के हिसाब से ये एक परिवार की तरह है। इस परिवार में पुराने गौरवशाली किस्से भी होते हैं, आपसी झगड़े भी होते हैं, पिछली पीढ़ियों ने जो बलिदान दिए वो भी होते हैं, और सबसे जरूरी बात, आगे मिलकर साथ रहने की एक आम सहमति भी होती है। ये बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया है आपने। और इस परिवार को या इस कल्पना को एक ठोस आकार देने की जो पहली ठोस कोशिश हुई थी ना, वो कल्पना की दुनिया से निकलकर 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आई। यही वो मोड़ था जहां से यूरोप के इतिहास ने एक नया और बिल्कुल अलग रास्ता पकड़ा। हाँ, और क्रांतिकारियों ने ना कुछ बहुत ही नए विचारों को जन्म दिया उस वक्त। उन्होंने लापात्रे यानी पितृभूमि और लिसित्वाए यानी नागरिक ऐसे शब्दों को उछाला। इसका मकसद लोगों को एक ऐसी पहचान देना था जहां सबके पास समान अधिकार हो, और पुराने राजध्वज को हटाकर एक नया तिरंगा लाया गया। क्षेत्रीय बोलियों को थोड़ा दबाकर पेरिस की भाषा फ्रेंच को पूरे देश की आवाज बना दिया गया। लेकिन यहाँ इतिहास का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। हाँ, जब नेपोलियन रंगमंच पर उतरता है। बिल्कुल, जब नेपोलियन की एंट्री होती है। लेकिन नेपोलियन जब आया तो वो अपने साथ 1804 की नागरिक संहिता लेकर आया, जिसे हम आमतौर पर नेपोलियन कोड भी कहते हैं। इस कानून ने आते ही जन्म पर आधारित जो विशेष अधिकार होते थे उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया और कानून के सामने सबको बराबर कर दिया। सबको एक बराबर लाके खड़ा कर दिया। एकदम। अब अगर हम इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझे ना कि ये आखिर इतना प्रभावशाली क्यों था, तो इसने एक मनोवैज्ञानिक बदलाव पैदा किया लोगों के अंदर। जब अलग अलग शहरों में रहने वाले, अलग अलग काम करने वाले लोगों को एक ही कानून के डंडे से हंका जाता है, तो उनके अंदर एक साझा पहचान पैदा होने लगती है। उन्हें अचानक लगने लगता है कि वो सब एक ही व्यवस्था का हिस्सा हैं। पर यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखता है। देखिए, शुरू में तो जब ब्रसेल्स और मिलान जैसे शहरों में फ्रेंच सेनाएं आईं, तो उनका स्वागत फूल बरसाकर किया गया था, जैसे वो लोग कोई मसीहा हों जो उन्हें बचाने आए हैं।
लेकिन बहुत जल्द वहां के लोग नेपोलियन से नफरत करने लगे। तो मैं यहाँ एक सवाल उठाना चाहती हूँ, क्या सिर्फ कानून की बराबरी दे देने को हम आज़ादी कह सकते हैं? क्योंकि नेपोलियन ने पुराने राजाओं के नियम जरूर तोड़े, ये बात ठीक है, लेकिन बदले में उसने लोगों की राजनीतिक आज़ादी पूरी तरह छीन ली ना। हाँ, और यही तो उसका सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष था। नेपोलियन ने प्रशासनिक फायदे जरूर दिए लोगों को, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बदले में उसने उन पर बहुत भारी टैक्स थोप दिए। अखबारों और किताबों पर इतनी कड़ी सेंसरशिप लगा दी कि लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते थे। और इस सबसे बुरी बात यह थी कि बाकी यूरोप को जीतने का जो उसका सपना था, उसके लिए आम लोगों को जबरदस्ती फ्रेंच सेना में भर्ती किया जाने लगा। बाप रे, जबरदस्ती फौज में भेज रहे थे। जी हाँ, और प्रशासनिक सहूलियतें आज़ादी छीन लेने का अंजाम छुपा नहीं सकती थी। लोगों को बहुत जल्द समझ आ गया था कि ये जो नए नियम हैं, ये उनके भलाई के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि ये बस फ्रेंच साम्राज्य को बढ़ाने के लिए थे। और इसी नाराजगी का पूरा फायदा उन लोगों ने उठाया जो पुरानी व्यवस्था को वापस लाना चाहते थे। 1815 में जब नेपोलियन की हार हुई तो यूरोप में फिर से एक बार पुरानी रूढ़िवादिता या कंजर्वेटिज्म का दौर वापस आ गया। वियना की संधि हुई, जिसमें ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने यूरोप को फिर से आपस में बांट लिया, है ना? हाँ, और उन्होंने उन्हीं पुराने राजवंशों को वापस गद्दी पर बिठा दिया जिन्हें क्रांति ने उखाड़ फेंका था। एकदम सब कुछ पहले जैसा करने की कोशिश की। सही बात है। इन रूढ़िवादियों ने लोगों पर बहुत कड़ी पाबंदियां लगा दी। मेटरनिच के नेतृत्व में किसी को भी ये अधिकार नहीं था कि वो ऐसी कोई बात कहे जो लोगों को क्रांति की याद दिलाए या किसी भी तरह से राजा की आलोचना करे। लेकिन एक बात है, जब राजनीतिक आज़ादी के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं ना, तो आम जनता आगे बढ़ने के नए रास्ते खुद ढूंढने लगती है। और पता है वो नया रास्ता क्या था? वो रास्ता था आर्थिक आज़ादी। और ये किस्सा सच में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ बात होती है सीधे सीधे पैसे की। उस वक्त का जो जर्मनी था, वो 39 राज्यों का एक पूरा बिखरा हुआ संघ था। अगर हम किसी आम व्यापारी के नज़रिए से देखें तो उसके लिए अपना काम करना एक बहुत भयंकर सपने जैसा दुश्वार था। मतलब सोचिए, अगर कोई व्यापारी अपना माल लेकर हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग बेचने जाता तो उसे रास्ते में 11 अलग-अलग सीमा शुल्क नाकों को पार करना पड़ता था और हर नाके पर टैक्स देना पड़ता था। और टैक्स के अलावा एक और बहुत बड़ी परेशानी थी ना, नापने के पैमाने का संकट। ओ हाँ, वो कपड़े वाला किस्सा। बिल्कुल, कपड़े नापने के लिए एक पैमाना होता था जिसे एल कहते थे, और ये हर दूसरे शहर में अलग लंबा होता था। मतलब एक शहर में वही कपड़ा 54 सेंटीमीटर है तो किसी दूसरे शहर में जाकर वो 65 सेंटीमीटर बन जाता था। इस अजीब सी व्यवस्था की वजह से व्यापार करना लगभग नामुमकिन होता जा रहा था। तो इन्हीं परेशानियों से निपटने के लिए 1834 में प्रशिया की तरफ से ज़ोल्फरिन नाम का एक शुल्क संघ यानी कस्टम्स यूनियन बनाया गया। इसने क्या किया? इसने आते ही मुद्राओं की संख्या को 30 से घटाकर सिर्फ 2 कर दिया और आपसी टैक्स बैरियर को पूरी तरह हटा दिया। लेकिन इस पर मेरा एक छोटा सा तर्क है। मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती। टैक्स बचाने से या ये कपड़ा नापने की परेशानी दूर होने से किसी के अंदर अचानक देश प्रेम कैसे जाग सकता है? मतलब देखिए, पैसा और समय तो हर व्यापारी बचाना ही चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बस इसके लिए वो देश पर जान देने को तैयार हो जाएगा। देखिए, ये एक बहुत ही लाजमी और वाजिब सवाल है, पर असल में होता यह है कि जो आर्थिक एकीकरण है वो लोगों को आपस में जोड़ने का एक बहुत ही ठोस मनोवैज्ञानिक रास्ता तैयार करता है। जब अलग अलग राज्यों के मध्यम वर्ग के हित, उनके आर्थिक फायदे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उन्हें धीरे धीरे समझ आता है कि अगर उन्हें पूरी दुनिया के सामने ताकतवर बनना है तो उन्हें अपने आपसी भेदभाव भुलाने ही होंगे। ये जो शेयर्ड इकोनॉमिक डेस्टिनी है ना, ये एक आम भाषा या किसी नकली नक्शे से ज्यादा तेजी से लोगों को जोड़ती है, और इस ज़ोल्फरिन ने ठीक यही काम किया। इसने लोगों के अंदर दबे हुए राष्ट्रवाद को एक ठोस आर्थिक जमीन दे दी। तो पैसे और कानून ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन एक राष्ट्र केवल हिसाब किताब या व्यापार पर तो नहीं टिका होता। लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए जज्बातों की और भावनाओं की बहुत ज़रूरत होती है। 1815 के बाद उन कड़ी पाबंदियों के कारण कई क्रांतिकारी भूमिगत हो गए थे। उन्होंने चुपचाप अपने गुप्त संगठन बनाए, और इन्हीं में से एक बहुत ही जोशीला क्रांतिकारी था जुज़ेप्पे मज़्ज़ीनी। हाँ, उसने यंग इटली और यंग यूरोप नाम के गुप्त संगठन बनाए थे। मज़्ज़ीनी का मानना था कि राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है।
हाँ, और मजीनी के इन्हीं क्रांतिकारी विचारों को देखकर मेटरनिक ने उसे अपनी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। पर इन गुप्त संगठनों के साथ साथ ना यूरोप में एक सांस्कृतिक आंदोलन भी बहुत जोर पकड़ रहा था, जिसे हम रोमांटिसिज्म या रोमानीवाद कहते हैं। रोमांटिसिज्म, इसमें क्या होता था? ये लोग तर्क और विज्ञान को ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। इनका सीधा सा मानना था कि किसी देश की असली आत्मा उसके आम लोगों में बसती है, जिसे वो लोग 10 फोल्क कहते थे। उनका मानना था कि देश की आत्मा लोक कथाओं और गीतों में बसती है। जैकब और विल्हेम ग्रिम बंधुओं की कहानी इसका सबसे बड़ा प्रतीक है। ग्रिम ब्रदर्स वही ना जिनकी हमने फेरी टेल्स पढ़ी हैं बचपन में? जी हाँ, बिल्कुल वही, जिन्होंने 1812 में लोक कथाओं का एक संग्रह प्रकाशित किया था। उनका मकसद वहां बस बच्चों को कहानियां सुनाना नहीं था, वो तो असली जर्मन भावना को फ्रांस के सांस्कृतिक प्रभाव से बचाना चाहते थे। लेकिन यहाँ मुझे एक थोड़ी अजीब बात लगती है। क्या सच में लोक कथाएं या भाषा इतनी ताकतवर चीज हो सकती है कि वो तोप और बंदूक जैसी चीजों का सामना कर सके? पर जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ, भाषा सबसे खतरनाक हथियार बन सकती है। जैसे 18वीं सदी के अंत में पोलैंड को बहुत ही बेरहमी से रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच काटकर आपस में बांट लिया गया था। जब पोलैंड पर रूसी कब्जा हुआ ना, तो वहां के स्कूलों से पोलिश भाषा को जबरदस्ती धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया और रूसी भाषा थोप दी गई वहां के लोगों पर। हाँ, और जब पोलैंड के लोगों ने 1831 में इस रूसी कब्जे के खिलाफ बगावत की, जो कि उन्होंने पूरी तरह कुचल दी, तो उसके बाद उन्होंने हथियार छोड़ दिया और भाषा को ही अपनी ढाल बना लिया। चर्च में होने वाले आयोजनों में वहां के लोग जानबूझकर पोलिश भाषा का इस्तेमाल करने लगे थे। और पता है इसका नतीजा क्या निकला? क्या हुआ? रूसी अधिकारियों ने आम लोगों की आवाज दबाने के लिए बड़ी संख्या में वहां के पादरियों और बिशपों को सजा दी और उन्हें सीधा साइबेरिया की बर्फीली झीलों में भेज दिया। बाप रे, सीधा साइबेरिया? जी हाँ, इस पीछे के मैकेनिज्म को समझिए आप। वहां एक आम भाषा बोलना सीधे तौर पर राजद्रोह मान लिया गया था, पर उस भाषा ने वहां के लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से अलग थलग होने से और टूटने से बचा लिया। सोचकर देखिए, साइबेरिया की सजा, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपनी खुद की भाषा बोली। ये साफ बताता है कि उस दौर में भावनाएं कितनी उग्र और शक्तिशाली हो सकती थीं। और जब इन भावनाओं में भूख की चिंगारी मिलती है ना, तो सड़कों पर जो भीड़ जमा होती है उसे हम क्रांति कहते हैं। देखिए, 1830 और 40 के दशक में यूरोप में भयंकर गरीबी फैली हुई थी, आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी और नए कारखानों के बनने से आम कारीगरों के हाथों से उनका काम छीन रहा था। एकदम। और 1845 में सिलेसिया के बुनकरों की जो घटना हुई थी, वो इसका एक जीता जागता सबूत है। ठेकेदारों ने कच्चा माल देकर कपड़ा बनवाने की कीमतें इतनी ज्यादा गिरा दी थी कि बेचारे बुनकर भूखमरी की कगार पर खड़े थे। आखिरकार एक दिन एक भीड़ ने ठेकेदार की कोठी पर हमला ही कर दिया। ये भीड़ और किसी चीज की नहीं, बस भूख की भीड़ थी। और जब वो ठेकेदार सेना लेकर वापस लौटा वहां, तो 11 बुनकरों को वहीं गोलियों से भून दिया गया। और 1848 आते आते यही भूख और असंतोष बढ़ते हुए सीधा पेरिस तक पहुंच गया। पेरिस में तो राजा को भागना पड़ा था ना? बिल्कुल, राजा लुई फिलिप को सड़कों पर लगे बैरिकेड्स की वजह से अपना ताज छोड़कर वहां से बाहर जाना पड़ा। परंतु दूसरी तरफ इधर जर्मनी में तो एक अलग ही रंगमंच सज रहा था उस वक्त। 1848 को 831 चुने हुए प्रतिनिधि एक जुलूस की शक्ल निकालकर फ्रैंकफर्ट के सेंट पॉल्स चर्च में इकट्ठा हुए थे। उनका इरादा था पूरे जर्मन राष्ट्र के लिए एक ठोस संविधान बनाना, यानी कि एक लोकतांत्रिक आज़ादी का सपना सच करना। पर वहां जो हुआ वो लिबरलिज्म, या जिसे हम उदारवाद कहते हैं, उसकी बहुत छोटी सोच का एक सबसे कड़ा उदाहरण पेश करता है। सही कहा आपने। देखिए, वो जो फ्रैंकफर्ट संसद बैठी थी, वो पूरी तरह से मध्यम वर्ग के कब्जे में थी। उन्होंने कारीगरों और मजदूरों की भूख और उनकी आर्थिक मांगों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया। उन्हें लगा कि ये जो लोकतंत्र आने वाला है, ये सिर्फ उनके अपने फायदे के लिए ही होना चाहिए। और इसका नतीजा ये निकला कि आम जनता ने इन उदारवादियों से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया। और जैसे ही उनका समर्थन खत्म हुआ, वहां की सेना को आने का मौका मिल गया और उन्हें आकर थोड़े ही दिनों में उस पूरी की पूरी संसद को भंग कर दिया। उदारवादियों की आजादी का वो सपना वहां मिट्टी में मिल गया, क्योंकि उन्होंने अपने ही आम नागरिकों को धोखा दे दिया था। बिल्कुल, और इस धोखे का एक और बहुत ही संगीन पहलू है जिस पर हमें बात करनी ही चाहिए। ये पूरी जो 19वीं सदी थी, ये आजादी और बराबरी के नारों से गूंज रही थी पूरी जगह।
लेकिन ये आज़ादी थी किसके लिए आखिर? इस क्रांति में महिलाओं ने आगे बढ़कर अपने संगठन बनाए, अखबार निकाले और प्रदर्शनों में आगे खड़ी होकर लाठियां भी खाईं। लेकिन जब सेंट पॉल्स चर्च में ये ऐतिहासिक संसद सजी थी ना, तो आपको पता है क्या हुआ वहां? महिलाओं को इस संविधान सभा में नीचे बैठने की कोई जगह नहीं मिली। उन्हें सिर्फ ऊपर दर्शक दीर्घा में खड़े होकर एक मूक दर्शक बनने की इजाजत दी गई थी। बस चुपचाप वहां से देखती रहें। ये विरोधाभास ना उस दौर के ढोंग को पूरी तरह उजागर करता है। लुईस ऑटो पीटर्स जैसे कार्यकर्ताओं ने अपने अखबारों में बिल्कुल यही सवाल आम लोगों के सामने उठाया था। उन्होंने लिखा कि पुरुष जो आज अपने आकाओं के खिलाफ आज़ादी की मांग कर रहे हैं, वही पुरुष अब महिलाओं के आका बनकर खुद उनकी आज़ादी छीन रहे हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है उस दौर को देखकर कि उस वक्त आज़ादी का असल मतलब सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण था। मतलब बस पावर शिफ्ट हो रही थी। हाँ, सत्ता राजाओं के हाथ से निकलकर मध्यम वर्ग के मर्दों के हाथ में जा रही थी। इसे सच्ची बराबरी कहना तो इतिहास के साथ एक बहुत बड़ा मजाक ही होगा। और इसी हिपोक्रेसी के चलते ना, जब ये सारा लोकतंत्र और कविताओं के जरिए एक नया राष्ट्र बनाने का जो खूबसूरत सपना था, वो जब 1848 में पूरी तरह फेल हो गया, तो इस रंगमंच पर प्रवेश होता है इतिहास की सबसे सख्त सच्चाई का। अगर राष्ट्र कविताओं से नहीं बनेंगे, संविधान से नहीं बनेंगे, तो फिर बनेंगे कैसे? जवाब था सेना और ताकत से, रक्त और लोह यानी ब्लड एंड आयरन से। एकदम, और यहीं से शुरू होती असली कूटनीति, जिसे हम रियल पॉलिटिक कहते हैं। 1848 के बाद ना जर्मनी के एकीकरण का पूरा जिम्मा प्रुशिया ने आगे आकर अपने कंधों पर ले लिया। प्रुशिया के मुख्यमंत्री थे ऑटो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क ने दुनिया को स्पष्ट कर दिया था कि इतिहास की जो सबसे बड़े फैसले होते हैं वो किसी भाषणों या बहुमतों से नहीं होते, बल्कि सेना की नंगी ताकत से होते हैं। उसने प्रुशिया की शक्तिशाली सेना और वहां की कुशल नौकरशाही को एकीकरण का सबसे बड़ा हथियार बनाया। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, एक सेना किसी बिखरे हुए समाज को अचानक से एक राष्ट्र में कैसे तब्दील कर सकती है? इसके पीछे उनका क्या मैकेनिज्म था? तो जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर बिस्मार्क ने लोगों के मनोवैज्ञानिक डर का बहुत ही कुशल इस्तेमाल किया था। उसने आसपास के देशों को दुश्मन के रूप में लोगों के सामने पेश किया। सिर्फ 7 साल के अंदर प्रशिया ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ 3 बड़े युद्ध लड़े। और जब फ्रांस ने हमला किया था तो दक्षिणी जर्मनी के छोटे राज्यों को अपना खुद का वजूद खतरे में नजर आने लगा और उन्होंने बस डर के मारे प्रशिया का साथ दे दिया। एक भारी दुश्मन ने उनके सारे भेदभाव भुला दिए और युद्ध के मैदान में वो सब मिलकर एक देश बन गए। और इस खतरनाक रणनीति का अंजाम 18 जनवरी 1871 के उस बहुत ही ठंडी सुबह को देखने को मिला। वर्साई के उस विशाल और मशहूर शीश महल में प्रशिया के राजा विलियम प्रथम को नए संयुक्त जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया गया था। और इस तरह जर्मनी एक देश बन गया। हाँ, हथियारों ने उस आजादी को जीत लिया था जो कविताएं और उदारवादी कब की हार चुके थे। और ठीक इसी दौरान इटली, जो सदियों से अलग अलग राज्यों में और यहां तक कि अलग अलग साम्राज्यों के अधीन बिखरा हुआ था, वहां भी ठीक यही मैकेनिज्म देखा गया। सार्डिनिया पीडमोंट राज्य के नेतृत्व में कावूर की कूटनीति और गैरीबाल्डी के लड़कों ने युद्धों के जरिए पूरे इटली को एकीकृत कर दिया। उदारवादियों का काल्पनिक चित्र आखिरकार सेना के जूतों तने एक ठोस नक्शे में बदल ही चुका था। तो आज के इस पूरे अध्याय से और इस गहरी चर्चा से हम इस सफर का आखिरी क्या अर्थ निकाल सकते हैं? देखिए, हम देखते हैं कि आज के जो ठोस देश हैं, जो नक्शों पर बिल्कुल पत्थर की लकीरों जैसे दिखते हैं ना, वो ऐसी कोई कुदरती चीज नहीं है जो हमेशा से वहां ऐसी ही मौजूद थी। ये दबा सुई भाषा की आवाजों, भूखे कारीगरों के गुस्से, कपड़े नापने की समस्याओं, महिलाओं के अनकहे संघर्षों और आखिर में सेना की भारी बंदूकों से लिखी गई एक लंबी कहानियां हैं। सही मायनों में देखा जाए तो किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व कभी भी एक सीधी रेखा नहीं रहा। ये कई अलग अलग विरोधाभासी ताकतों का नतीजा होता है। आर्थिक स्वार्थ, भावनात्मक उभार और सैन्य ताकत जब एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, तब जाकर एक ठोस देश पैदा होता है। और उस देश को जिंदा रखने के लिए ना रेनन के उस रोजमर्रा के जनमत संग्रह या डेली प्लेबिसाइट की जरूरत तो पड़ती ही है। लोगों को हर दिन तय करना पड़ता है कि वो एक साथ रहना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इस गहरे इतिहास को खंगालने के बाद एक आखिरी और थोड़ा प्रोवोक करने वाला विचार दिमाग में जरूर आता है। हमने आज देखा कि 19वीं सदी में राष्ट्रवाद का असली मकसद था बिखरे हुए राज्यों को जोड़कर एक ठोस आकार देना,
ताकि उनके बीच आसानी से व्यापार हो सके, एक साझी भाषा बन सके और लोग एक झंडे के नीचे खुद को महफूज समझें। लेकिन आज के इस इंटरनेट से जुड़े हुए इस ग्लोबल ज़माने में आखिर इस राष्ट्रवाद का क्या मतलब रह गया है? आज तो पैसा, विचार और आवाज़ें पलक झपकते ही सारी सरहदों को पार कर लेती हैं ना। तो क्या भविष्य में कभी वापस वो वक्त आएगा जहां सारी दुनिया के ये आपस में बनते हुए राष्ट्र मिलकर एक बॉर्डरलेस दुनिया का रूप ले लेंगे? ठीक वैसा ही यूटोपियन सपना जैसा सोरियो ने 1848 की अपनी उस मशहूर ड्राइंग में देखा था। ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास से थोड़ा आगे जाकर हमारे भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। इस बारे में सबको जरूर सोचना चाहिए। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारी तरफ से बस इतना ही।